क्या कोई हत्यारा खुद को देशभक्त कह सकता है? क्या एक पिस्तौल की 3 गोलियां किसी राष्ट्र की दिशा को बदल सकती है? 30 जनवरी साल 1948 की शाम दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई तो उसने केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, बल्कि एक विचारधारा को चुनौती दी थी। अदालत के कटघरे में खड़े होकर गोडसे ने दावा किया था कि उसने यह कदम किसी निजी दुश्मनी में नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए उठाया है। सवाल यह कि आखिर गोडसे के मन में गांधी के प्रति इतनी नफरत क्यों हुई कि उसने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति के सीने में गोलियां उतार दी। और आज उन कारणों को हम जानेंगे कि क्यों गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मार दिया। गोडसे का सबसे बड़ा तर्क यह था कि महात्मा गांधी जी की नीतियां पूरी तरह से एक तरफा हो गई थी। उसका यह मानना था कि गांधी जी हमेशा हिंदुओं को त्याग करने का उपदेश देते, जबकि मुसलमानों की हर मांग को बिना किसी शर्त के साथ स्वीकार कर लेते। गोडसे ने अपने बयान में खिलाफत आंदोलन का जिक्र किया और तर्क दिया कि गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को खुश करने के लिए एक ऐसे मुद्दे का समर्थन किया जिसका भारत की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। गोडसे के अनुसार गांधी जी की इस नीति ने मुसलमानों के भीतर एक अलग राष्ट्र की भावना को हवा दी। उसने आरोप लगाया कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में कुरान पढ़ी जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ करने का साहस नहीं दिखाया। गोडसे के नजरिए से यह भेदभाव उसके भीतर सुलगती आग का पहला कारण बना। विभाजन के दौरान हुए कत्लेआम ने गोडसे को झकझोर कर रख दिया। गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, लेकिन अंततः कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गोडसे का तर्क था कि जिस व्यक्ति को पूरा देश अपना नेता मानता था, उसने अखंड भारत के टुकड़े होते कैसे स्वीकार कर लिए। विभाजन के समय पंजाब और बंगाल में लाखों हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ। गोडसे का आरोप था कि गांधी जी ने उन हिंदुओं को बचाने के लिए वो दृढ़ता नहीं दिखाई जो अपने बाकी अन्य आंदोलनों में दिखाई थी। उसने गांधी जी को उस स्थिति का मुख्य जिम्मेदार माना जिसने सदियों पुराने सांस्कृतिक भारत को मानचित्र से मिटाया। गोडसे के पिस्तौल का ट्रिगर दबाने की सबसे बड़ी वजह उस दौर में 55 करोड़ रुपए थे जो भारत को पाकिस्तान को देने थे। विभाजन के बाद तय हुआ कि भारत पाकिस्तान को नकद राशि का एक हिस्सा देगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो भारत सरकार ने वो राशि रोक दी, क्योंकि वो पैसा युद्ध में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। गांधी जी को लगा कि यह समझौता तोड़ना अनैतिक है। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गोडसे को यह राष्ट्र के साथ विश्वासघात जैसा लगा। उसे लगा कि गांधी जी उस दुश्मन को आर्थिक मदद दिलवा रहे हैं जो सरहद पर हमारे सैनिकों का खून बहा रहा। गोडसे ने अदालत में साफ कहा कि इसी घटना ने उसे गांधी की हत्या के अंतिम रूप के लिए तैयार किया। गांधी जी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई हफ्तों की योजना थी। गोडसे और उसके साथियों ने पहली कोशिश 20 जनवरी 1948 को की। उस दिन मदन लाल पाहवा ने बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में एक छोटा बम धमाका किया। योजना थी कि धमाके के बाद मची भगदड़ में गांधी जी पर हमला किया जाएगा, लेकिन योजना विफल हो गई। मदन लाल पाहवा पकड़े गए और गोडसे और अन्य साथी भागने में सफल रहे। पुलिस के पास 10 दिन का समय था, लेकिन खुफिया विफलता के चलते गोडसे दिल्ली के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुका रहा और अपनी अगली योजना बनाता रहा। 29 जनवरी को उसने ग्वालियर से वो घातक बेरेटा पिस्तौल हासिल की जिसने अगली शाम इतिहास बदल दिया। गांधी हत्याकांड में नाथूराम गोडसे के साथ 7 अन्य लोग भी शामिल थे जिन्होंने साजिश को अंजाम दिया। नारायण आप्टे इस पूरी योजना का मुख्य रणनीतिकार और गोडसे का सबसे करीबी साथी था। आप्टे और गोडसे पुणे में अखबार चलाते। विष्णु करकर एक होटल मालिक थे जिन्होंने साजिशकर्ताओं के ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की। दिगंबर बाडगे वो व्यक्ति थे जिसने हथियार और गोला बारूद जुटाए। हालांकि बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। सावरकर पर भी साजिश के आरोप लगे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इन सभी लोगों का यह मानना था कि गांधी को रास्ते से हटाए बिना हिंदू हितों की रक्षा संभव नहीं है। गांधी हत्याकांड का मुख्य ट्रायल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में चला और बाद में अपील की सुनवाई शिमला स्थित पंजाब हाईकोर्ट में हुई। गोडसे ने अपने बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं किया, बल्कि खुद अपनी बात रखी। उसके बयान के मुख्य बिंदु जो अदालत के सामने रखे गए थे वो इस प्रकार थे। गोडसे ने तर्क दिया कि गांधी जी खुद को लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर समझने लगे थे। उसने इसे ब्लैकमेल की राजनीति कहा, जहां गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए अनशन का सहारा लेते। गोडसे का आरोप था गांधी जी ने शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धाओं के सशस्त्र संघर्ष को गलत बताया। गोडसे के लिए नायक पूजनीय थे और गांधी की अहिंसा उन वीरों के बलिदान का अपमान। गोडसे ने दावा किया कि गांधी की अहिंसा ने हिंदू समाज को मानसिक रूप से कमजोर किया है। उसने पूछा कि यदि कोई हिंसक भीड़ हमला करे तो क्या वो अहिंसा की बात करना वहां वीरता है या कायरता। गोडसे ने राष्ट्रपिता शब्द को खारिज करते हुए कहा कि भारत अनादिकाल से है, कोई भी मनुष्य इस प्राचीन राष्ट्र का पिता होने का दावा नहीं कर सकता। गोडसे ने आरोप लगाया कि गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की हर सांप्रदायिक मांग को स्वीकार किया जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया। गोडसे सशस्त्र राष्ट्रवाद का समर्थक था और उसकी विचारधारा गांधी के दर्शन की ठीक उलट थी। उसका यह मानना था कि राष्ट्र की रक्षा तलवार से होती है, ना कि चरखे से। उसने तर्क दिया कि गांधी की अहिंसा व्यवहारिक नहीं थी और वो भारत को एक कमजोर राष्ट्र बदल रही थी। उसने भगवान कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब अधर्म बढ़ जाए तो सशस्त्र उठाना ही धर्म है।
गोडसे के अनुसार गांधी की अहिंसा केवल हिंदुओं पर थोपी गई थी, जबकि अन्य शक्तियां अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रही थी। 30 जनवरी की उन 3 गोलियों ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी की मृत्यु के बाद आरएसएस पर बैन लग गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि नफरत की विचारधारा इस हत्या का मूल है। हालांकि गोडसे ने अदालत में दावा किया कि उसने आरएसएस छोड़ दिया था, लेकिन यह प्रतिबंध लंबे समय तक रहा। गृह मंत्री सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच भी इस घटना को लेकर गंभीर चर्चाएं हुई। गांधी की हत्या ने हिंदू राष्ट्रवाद के आंदोलन को दशकों पीछे धकेला और भारत एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे की तरफ मजबूती से बढ़ा। एक ऐतिहासिक विडंबना रही कि गोडसे गांधी को खत्म कर उनकी विचारधारा को मिटाना चाह रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु ने उन्हें एक वैश्विक प्रतीक बना दिया। हालांकि सवाल है कि क्या गांधी को बचाना संभव था? कपूर आयोग की रिपोर्ट बताती है कि गांधी जी पर पहले भी हमले की कोशिश हुई थी। 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गोडसे और उसके साथियों के बारे में एक सुराग मिले थे। गांधी जी खुद अपनी सुरक्षा बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे और इसे अपनी अहिंसा की हार मानते थे। जस्टिस GD खोसला, जो उस समय अपील सुनने वाले जजों में शामिल थे, उन्होंने अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा में लिखा कि गोडसे के बयान ने अदालत में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया था, लेकिन कानून की नजर में वो एक जघन्य अपराध था। 30 जनवरी की शाम को गोडसे को गांधी के इतने करीब आने देना भारतीय सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी विफलता माना जाता है। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी गोडसे के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। गोडसे ने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी अस्थियों को तब तक गंगा में विसर्जित न किया जाए जब तक अखंड भारत का सपना पूरा न हो जाए और सिंधु नदी फिर से भारत का हिस्सा न बन जाए। आज भी उसकी अस्थियां पुणे के शिवाजी नगर इलाके में एक निजी भवन में सुरक्षित रखी है, जहां हर साल उसके समर्थक उन्हें याद करते हैं। इस विमर्श के बाद इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि गोडसे के पास अपने तर्क थे, गांधी जी के पास अपना जीवन दर्शन। गोडसे को लगता था कि वह हत्या करके न्याय कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। गांधी जी की हत्या ने भारत के लोकतंत्र पर एक गहरा जख्म दिया, जिसे भरने में दशकों लग गए। आज जब हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए, क्या मतभेदों का समाधान गोलियों संभव है? गोडसे के पिस्तौल ने गांधी के शरीर को खत्म किया, लेकिन गांधी जी की प्रासंगिकता आज भी दुनिया भर को शांति के आंदोलनों में जिंदा रखती है। ये कहानी गोडसे की गांधी जी के कत्ल को लेकर थी, जिसमें सवाल था व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हिस्ट्री बुक से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो सके।